न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। मनुष्य होने के नाते कर्म तो करना पड़ता है, और कर्म करेंगे तो इसमें उम्मीद भी, आशा भी है, लालसा भी है। मनुष्य होने के नाते सपना देखना भी है और सपना पूरा भी करना है। सफलता के कई मायने होते हैं। सफलता के अनेकों सूत्र हो सकते हैं, लेकिन सफलता के मायने इस संदर्भ में भी होता है कि विद्यार्थी जीवन में अध्ययन के समय प्रत्येक विद्यार्थी का सपना होता है नौकरी पा लेना। लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, साधन है, पुस्तकें हैं, सबके पास अध्ययन भी हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, लेकिन सफलता के पैमाने अलग अलग होते हैं। किसी को प्राप्त होता है, किसी को प्राप्त नहीं होता है। परिश्रम ज्यादा किया लेकिन फिर भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ तो कमियां रही होंगी। समय काल परिस्थिति के अनुसार अब स्थिति यहां तक बन गई है कि साधन संपन्न है, प्रत्येक युवा के पास पुस्तकें हैं, लाइब्रेरियां हैं, वहां साधन है, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं रणनीति की कमियां हो गई। अभी उत्तर प्रदेश में काफी समय बाद, करीब 2018 के बाद 2013 में पुलिस में भर्तियां आई। उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्तियां हैं, पर्याप्त है, लेकिन क्या इसमें एक स्थान पाया जा सकता है? वही पाएंगे जिनकी रणनीति अच्छी होगी, जिनके सूत्र अच्छे होंगे। तो उस परीक्षा से पहले अपने आप को सचेत रखना, उस परीक्षा से पहले अपने आप को मजबूत रखना, उस परीक्षा से पहले सफलता की सारी बुनियादों को ठीक ठाक ढांचे में पिरो करके रखना अपने पास। इसीलिए 5 सूत्र के माध्यम से हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जूझने का प्रयास करेंगे, एक साथ ठहरने का प्रयास करेंगे कि क्या किया जाए। परिश्रम अंतिम बिंदु है, ऐसा नहीं कुछ भी लेकर हमें मेहनत करना है। परिश्रम तो अंतिम बिंदु है, लेकिन उस परिश्रम से पहले इन 4 बिंदुओं से, इन 4 आयामों से होकर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तो लास्ट में परिश्रम करेंगे और फिर सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के पास स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा, क्या करना है जीवन में, स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य स्पष्ट है तभी उस उद्देश्य के सापेक्ष आप साधनों का इस्तेमाल करते हैं। उद्देश्य के सापेक्ष ही आप परिश्रम करेंगे, उद्देश्य के सापेक्ष ही आप अपने मंडली का चयन करते हैं, वो उद्देश्य के सापेक्ष ही आप दिशा का चयन करते हैं। तो यदि उद्देश्य नहीं है तो फिर परिश्रम किस लिए, किस दिशा में जाना है, साधन क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं पता है। तो इसलिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और ये चिंतन का विषय है। आप मनोयोग से एकांत में बैठ करके और अपने उद्देश्य को निश्चित करें कि हमें क्या बनना है। मन की मजबूती में मन में धारित करिए अपने उद्देश्यों को। जब उद्देश्य निश्चित होगा तो फिर साधन की बात करें। उदाहरण के तौर पे हमें यूपीएससी देनी है या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हमें देना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि यूपीएससी के लिए हमारे पास समय है, जो सामग्री बाजार में है मेरे पास सहज उपलब्ध है, या वो साधन के पास हम जा सकते हैं कि नहीं, हमारे पास क्या व्यवस्था है, भौतिक रूप से किन संसाधनों की आवश्यकता होती है किसी सफलता के लिए, परीक्षा की तैयारी के लिए, तो ये मेरे पास है या नहीं है, या उस मात्रा में है या नहीं है। ये साधन की स्थिति होता है। साधन में पठन पाठन का वातावरण भी हो सकता है, साधन में पुस्तकें हो सकती है, साधन में पाठ्यक्रम होगा आपके पास, साधन में धन भी होता है, साधन में समय भी होता है। इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं, उद्देश्य के सापेक्ष साधन की तैयारी होती है। जितना बड़ा उद्देश्य होगा उतना ही बड़ा साधन की आवश्यकता होती है। जितनी निष्ठा उद्देश्य में होनी चाहिए उससे ज्यादा निष्ठा साधन में भी होनी चाहिए। इसके बाद दिशा तय की जाती है, किस दिशा में हमारे पास उद्देश्य है, हमारे पास साधन है, लेकिन दिशाहीन होंगे, कहीं और चले जाएंगे। क्या ये दिशा उद्देश्य के लिए है? क्या हमारे पास जितने साधन है क्या उद्देश्य के लिए काम करना है? क्या किस दिशा में हम जा रहे हैं? तो दिशा स्पष्ट होना चाहिए कि हम उद्देश्य के जो गोल हमने तय किया है, जो लक्ष्य निश्चित किया है, उसी दिशा में हम जा रहे हैं, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। दिशा सही हो, हमारा ये दिशा सही हो, हमारे पास उद्देश्य स्पष्ट है,
साधन भी हमारे पास है और हमारे पास दिशा भी निश्चित है। इसके बाद मनोयोग की बात होती है, इसके बाद आपकी मानसिक मजबूती की बात होती है कि आपके मस्तिष्क बुद्धि में कितनी आपके पास जीवटता है, कार्य करने के प्रति कितना उद्यमशीलता है, कितना आपके पास निष्ठा है, कितनी संकल्प शक्ति है, अभ्यास करने की, पुनरावृत्ति करने की कितना आपके पास लक्षण है, ये सभी आपके मनोयोग में है। अध्ययन में निरंतरता है, अध्ययन में समय है, आप में स्थिरता है, एक स्थान पे आप टिकाऊ रूप से कार्य करते हो, ये मनोयोग से होता है। और ये जब सभी ये चारों उद्देश्य, साधन, दिशा, मनोयोग, ये सभी चारों समीकरण जब लगते हैं और इसके आधार पे परिश्रम का आधार यही होगा, उद्देश्य होगा, साधन होगा, दिशा और मनोयोग होगा, तो ये परिश्रम इस आधार पे जब करेंगे तो व्यक्ति कहता है कि हम सफल हो गए, यानी कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिए या हमने अपने सपनों को साकार किया है, इसके आधार पे। तो ये तो आधार है हमारा, इस आधार पे हमने परिश्रम किया और सफल हो गए। और यही सूत्र आपके जीवन में हर्ष या उल्लास के पाथे बनते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। विशेष रूप से जो श्रृंखला मैं चलाऊंगा, उस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही या सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेबस, इसके बाद यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए सिलेबस को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। हम ये प्रयास करेंगे, सबके पास मैटर्स है, साधन है, तमाम शिक्षक भी हैं, यूट्यूब चैनल पे भी जाए तो तमाम अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरा कार्य उसमें विशेष इस रूप में होगा कि एक एक बिंदु को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। आपकी जो समस्या है, समस्या को समाधान करने का प्रयास किया जाए बहुत ही संक्षिप्त में और सरल रूप में, चाहे वो जीएस का पेपर हो या हिंदी का पेपर। विशेष रूप से दो प्रश्न पत्रों को मैं देखता हूं, एक सामान्य अध्ययन और हिंदी के लिए, और इस पे दावा कर सकते हैं कि जिस विधा से इतिहास को समझाने का प्रयास किया जाएगा, जिस विधा से इतिहास में समझ और प्लस वस्तुनिष्ठता को, दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाए, बेहतर होगा। इतिहास को सरल सरल खंडों में बांट करके, बिंदुओं में बांट करके आपसे चर्चा होगी। राजनीति विज्ञान में, पॉलिटी में, यदि पॉलिटी में उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं भाग को हम स्पर्श करेंगे जहां से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और आवृत्ति दोनों बनी हुई है, इसलिए उन्हीं भाग के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे, उन्हीं पे एक समझ विकसित करेंगे, वहीं से वस्तुनिष्ठ रीति से, वहां से तथ्यों को आपके साथ रखेंगे जो परीक्षा में संभावित है, और पूर्व अवलोकन के अनुभव के आधार पर उन प्रश्नों का चयन किया जाएगा। भूगोल में विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, निश्चित तौर पे भारत के भूगोल से प्रश्न ज्यादा आते हैं, लेकिन उन्हीं बिंदुओं को यहाँ मात्र 10 से 15 मिनट में चर्चा करके उस पर एक समझ विकसित होगी, वहीं से प्रश्न होंगे और आपके साथ अभ्यास होगा। हिंदी की वही स्थिति है, हिंदी में जितने 30 से 35 टॉपिक होते हैं हिंदी में, और एक एक पे चर्चा की जाए तो 1 महीने, मात्र 1 महीने का समय दिया जाए, 30 दिन का समय दिया जाए तो हिंदी की अच्छी तैयारी हो जाती है, जिसमें आप 35 में 30-32 क्वेश्चन करने की स्थिति में होते हो मात्र 1 महीने में। लेकिन हाँ, पठन पाठन का एक माहौल हो, आपसी चर्चा हो, विन्यास हो, इन्हीं बिंदु के साथ, इन्हीं बिंदु के साथ इस पे चर्चा पहले आप करें स्वयं से, ये आपकी अपनी चर्चा है, मेरी चर्चा नहीं है। आप इन बिंदुओं पर चर्चा करें और चर्चा के बाद निश्चित कर ले उद्देश्य क्या है, फिर अगली बार इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिंदी, इन सभी बिंदुओं के सिलेबस को, पाठ्यक्रम को देखने का प्रयास करेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे पढ़ा जाए, प्रश्न कहां से आते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास, मध्य भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, इनमें से प्रश्न कहां से आता है, अधिकांशतः प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। प्रश्न की क्या प्रकृति है और प्रश्न की कितनी आवृत्ति है और प्रश्न की कितनी बारता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे और सरल सरल खंडों में केवल चर्चा के माध्यम से हम लोग आपसी बातचीत के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।